हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 43 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 8 और के इन्वायरमेंटल असेसमेंट EIA और इन्वायरमेंटल लॉ जो है उसको कवर करेंगे। उससे से रिलेटेड जो है हम MCQs देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। तो EIA का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या स्टेप्स रहते हैं हमारे। EIA के जो प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए EIA रिक्वायर्ड है या नहीं है। देन क्या होता है, स्कोपिंग में क्या होता है कि क्या स्टडी हम करने वाले हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा। देन बेसलाइन आता है आपका, बेसलाइन में एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस कैसी हैं, किस तरीके की सॉइल है, एयर है, वाटर है और क्वालिटीज़ है। देन उसके बाद आता है आपका इम्पैक्ट प्रिडिक्शन और असेसमेंट। इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं और उसको असेसमेंट करते हैं फ्यूचर इम्पैक्ट चेक करने के लिए। देन उस इम्पैक्ट का हम मिटिगेशन करेंगे, डैमेज कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, मिटिगेशन मेजर्स करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है आपका पब्लिक कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन वाला स्टेप जो है वो आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद आता है आपका ड्राफ्ट एंड फाइनल EIA रिपोर्टिंग और प्रिपरेशन आएगा आपका। देन उसके बाद आएगा आपका अप्रेजल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें आपको अप्रूवल दिया जाता है बाय दी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और स्टेट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट जो है आपका पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आता है, जिसमें हम फॉलो अप लेते हैं। तो स्टेप्स क्या रहेंगे आपके, SSB स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और बेसलाइन, IMP इम्पैक्ट, मिटिगेशन और पब्लिक कंसल्टेशन, देन रिपोर्ट, अप्रेजल और मॉनिटरिंग RAM। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमसे, अंडर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा इसमें, सबसे पहला स्टेप जो आएगा आपका वो आएगा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करेंगे कि कैसा जो है वहाँ का इन्वायरमेंट है, किस तरीके का कंडीशन है। देन एनालिसिस के बाद आएगा आपका मिटिगेशन। ठीक है, एनालिसिस के बाद कितना इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, देन हम उसको मिटिगेट करने की बात करेंगे। मिटिगेशन के बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर C, EIA रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बाद आएगा आपका रिव्यू के बाद डिसीजन मेकिंग। तो स्टेप इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, EIA आपका क्या आएगा, सबसे पहले एनालिसिस के बाद मिटिगेशन के बाद EIA रिपोर्टिंग, देन रिव्यू एंड देन डिसीजन मेकिंग जो है आपका सबसे लास्ट स्टेप है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है आपका सबसे लास्ट स्टेप है। ऑप्शंस में अगर आपको पता हो कि डिसीजन मेकिंग अगर लास्ट स्टेप है तो आप ऑप्शन में देख सकते हो। तो अगर जिसके सबसे लास्ट में अगर B ऑप्शन दे रखा होता, वही आंसर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होता। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो लास्ट स्टेप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following states that EIA is a national instrument shall be undertaken for the proposed activity and likely to have significant adverse impact on environment and subject to a decision of competent and national authority। तो EIA की अगर हम बात करें, ठीक है, EIA बेसिकली जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत जो है इसको डिक्लेयर किया गया था और कौन से एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया था, ठीक है, तो वो आएगा आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इसको बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट दैट EIA एज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट। EIA क्या है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट शेल बी अंडरटेकन फॉर द प्रपोज एक्टिविटी that are likely to have significant adverse impact on environment and subject to a decision of competent national authority। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था आपका। ठीक है, जब अर्थ समिट के दौरान जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात की, तो यहाँ से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर जब बात की थी तो क्या निकल कर आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अगर हम बात करें तो आपका EIA जो है यहाँ से निकल कर आया। तो प्रिंसिपल 17 ऑफ रायर डिक्लेरेशन से जो है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो प्रोसेस है वो निकल कर आया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इसको बनाया गया। क्लियर है।
किस एक्ट के तहत बनाया गया इसको? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया अंडर द सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 के अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है हमने किसको बनाया? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को बनाया, ठीक है, एक्ट को बनाया। और इसी के तहत जो है हमने क्या किया, और प्रिंसिपल 17 राय डिक्लेरेशन 1992 के तहत जो हमने क्या करा था, इसको एस्टैब्लिश किया था। तो कौन कौन से राय डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल हैं जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है? एक तो है प्रिंसिपल 15 which is related to precautionary principle, principle 17 which is related to environmental impact assessment। तो principle 17 that is related to environmental impact assessment, ठीक है। principle 4, 15 और 17 तीन प्रिंसिपल जो है वो related to EIA है राय डिक्लेरेशन में। प्रिंसिपल 4, प्रिंसिपल 15 और प्रिंसिपल 17, ठीक है। प्रिंसिपल 17 जो है वो क्या बताता है हमें? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बताता है। क्लियर है? तो लीगल बेस की अगर हम बात करें तो वो क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर द सेक्शन 3, नॉट 10, ठीक है, अंडर द सेक्शन 3। और राइट डिक्लेरेशन प्रिंसिपल 4, 15 और 17, 4, 15 और 17। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट इज नेसेसरली टू हैव अ कैरी आउट EIA स्टडी अलॉन्ग विद द पब्लिक हेयरिंग एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो पब्लिक हेयरिंग की जाती है, वो कौन से प्रोजेक्ट में की जाती है? तो कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में और कैटेगरी बी का जो को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी B1 और B2। तो कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट जो हैं उसमें भी क्या होता है? आपका पब्लिक हेयरिंग होता है। तो कैटेगरी ए में और कैटेगरी B1 में जो है आपका क्या होता है? पब्लिक हेयरिंग जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, बी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और सी इज़ दी करेक्ट आंसर, जहाँ पर क्या हो रहा है? पब्लिक हेयरिंग हो रहा है, ठीक है, पब्लिक हेयरिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? आपको ISO स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं और आपसे पूछ रखा है कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो किस से रिलेटेड है। तो ISO स्टैंडर्ड जो है बेसिकली आपके, तो ISO स्टैंडर्ड दैट इज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड जो दैट इज़ रिलेटेड टू EMS, ठीक है, EMS से रिलेटेड, EMS विच स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से जो रिलेटेड है वो है आपके ISO 14001, 14004। तो 14004 और 1 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस और ऑडिट। परफॉर्मेंस और ऑडिट से जो रिलेटेड है वो है आपके ISO 31, ISO 9011, ठीक है। क्योंकि जो ISO 10 और 12, 10, 11 और 12 तीन स्टैंडर्ड हुआ करते थे आपके पहले, ISO 10, 11 और 12, उसको रिप्लेस किसने कर दिया? 19,011, 19,011 जो आपका स्टैंडर्ड था उसने रिप्लेस कर दिया। तो 31 और 19,011 जो है वो किसके लिए है? इन्वायरमेंटल ऑडिट के लिए, परफॉर्मेंस एंड ऑडिट के लिए। तो 31 और 19,011 जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? इन्वायरमेंटल ऑडिट के लिए। देन आता है आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल ISO 40, ठीक है, ISO 40 और 44, 40 और 44 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट से रिलेटेड 40 और 44, क्लियर है? तो मैनेजमेंट के लिए क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 4 और 1, 1 और 4, ऑडिट के लिए 31 और 11, 19,011, 14,031 और 19,011, और इन्वायरमेंटल लेबलिंग और डिक्लेरेशन के लिए क्या है? 20 और 25,
20 और 25 जो है आपका किसके लिए है, इन्वायरमेंटल लेबलिंग और डिक्लेरेशन के लिए। 14,020 और 14,025 किसके लिए, लेबलिंग और डिक्लेरेशन के लिए। ग्रीन हाउस एंड क्लाइमेट चेंज के लिए है आपका 14,064 और 14,065। तो 14,064, 64 और 65 किसके लिए है, ग्रीन हाउस एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। इन्वायरमेंटल वोकेबुलरी और सपोर्ट के लिए जो है वो आपका है 14,050। क्लियर है। तो 14,050 दैट इज रिलेटेड टू वोकेबुलरी इन टर्म एंड डेफिनेशन दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल वोकैब। तो इन्वायरमेंटल वोकैब से रिलेटेड जो है वो आपका क्या है, ISO स्टैंडर्ड 14 14,050। और 14,030 की मैंने बात की थी, दैट इज रिलेटेड टू 14,030 जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन बॉन्ड्स। किससे रिलेटेड है, ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है। ISO 14,040 जो है वो किससे रिलेटेड है, लाइफ साइकिल असेसमेंट से। ठीक है, 14,040 और 44 जो है दैट इज रिलेटेड टू लाइफ साइकिल असेसमेंट। 50 वो कैप के लिए, 90 जो है वो किसके लिए होगा, प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस के, प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस के लिए 14,090। 30 किसके लिए है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन बॉन्ड। 40 दैट इज स्टैंड्स फॉर लाइफ साइकिल असेसमेंट। 50 दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल वोकैबुलरी। और 14,090 दैट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।